हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं टाकेश्वर सिन्हा और मेरे यूट्यूब चैनल सफल एकेडमी में आप सबका पुनः स्वागत है। इस चैनल का पहले वाला नाम है ईसा कोचिंग क्लास, जिसको मैंने बाद में बदल करके सफल एकेडमी रखा है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने के तरीके। एग्ज़ाम में ऐसे कैसे लिखें जिससे हमारा लिखावट अच्छी लगे, हमारा पेपर अट्रैक्टिव हो और हमको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। दोस्तों, अधिकांश स्टूडेंट्स की यह प्रॉब्लम होती है कि वो एग्ज़ाम में कैसे लिखें, किन प्रश्नों को पहले हल करें, क्वेश्चन को भी पेपर में लिखें या सिर्फ आंसर को ही लिखें, कैसे लिखें कि पेपर में हमारा लिखावट अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो आप सबकी इन समस्याएं दूर होने वाली है। बस देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल सफल एकेडमी को, ताकि आगे आपको इसी तरीके के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे लिखें। सबसे पहला तरीका यह है कि जैसे ही हमको एग्ज़ाम पेपर मिलता है, हमको तुरंत ही उसमें मार्जिन बना लेना है। मार्जिन बनाने से हमारी लिखावट एक सीध में दिखता है, पेपर में एक सीध में हम लिख पाते हैं और वो पेपर जो है अट्रैक्टिव लगता है, दिखने में अच्छा लगता है। तो हमको दोनों तरफ मार्जिन बना लेना है। जैसे हम किसी भी बुक को देखते हैं तो दोनों तरफ जगह छूटा हुआ दिखता है, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ जगह छूटा हुआ दिखता है, वो बिल्कुल एक सीध में लिखा हुआ लगता है। तो हमको भी उसी तरीके से एक सीध में लिखना है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए दोनों तरफ मार्जिन बनाना होगा। और अब बारी आती है लिखने की कि हम लिखें कैसे पेपर में। तो दोस्तों, हमको अपना राइटिंग स्किल सुधारना होगा। हमको बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखना है एग्ज़ाम में, ताकि वो अच्छा लगे और बीच में काट छाट नहीं करना है। काट छाट करने से जो पेपर चेक करने वाला है उसके जो दिमाग है उसमें बुरा असर पड़ता है और उसको लगता है कि इतना ज़्यादा काट छाट किया है, मतलब ये बिल्कुल कहीं ना कहीं गलती किया होगा, और वो बारीकी से उसको चेक करता है। तो हमको ज़्यादा काट छाट नहीं करना है और अपना राइटिंग बिल्कुल सुधारना है। और इसके लिए हमको नित्य अभ्यास की आवश्यकता है। हम डेली लिखने का अभ्यास करें, इमला लिखें, ताकि हमारा राइटिंग सुधरे। जब हम इमला लिखते हैं तो हमारी लिखने की रफ्तार बढ़ती है, हम जल्दी जल्दी लिख पाते हैं और हमारा लिखने का तरीका भी सुधरता है। तो कोशिश करें कि इमला अधिक से अधिक लिखें और कॉपी बनाएं सभी सब्जेक्ट का। उससे क्या है, हम लिखते रहेंगे और हमारा राइटिंग सुधरेगा। तो एग्ज़ाम में साफ़ सुथरा लिखें और दो शब्दों के बीच थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस छोड़ें, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, ताकि दोनों शब्दों में हमको अंतर दिखे, दोनों शब्द अलग अलग दिखे, और इससे क्या है, अच्छा भी लगता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम पेपर में बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं या कुछ लोग छोटा छोटा लिखते हैं। तो हमको न तो ज़्यादा बड़ा लिखना है, न तो ज़्यादा छोटा लिखना है ना। बिल्कुल हमको मीडियम साइज़ में लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, ना ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना है, क्योंकि दिखने में अच्छा लगना चाहिए। बड़ा बड़ा लिखने से क्या होता है कि बहुत ही कम लिख पाते हैं हम। बड़ा लिखने से भद्दा भी लगता है और ज़्यादा छोटा लिखने से ऐसा होता है कि वो जो चेक कर रहा है उसको समझ में ही नहीं आता है, पहचान नहीं पाता है। तो हमको ऐसे लिखना है कि ना वो तो ज़्यादा बड़ा दिखे और ना ही ज़्यादा छोटा हो। बिल्कुल हमको मीडियम साइज़ में लिखना है और अच्छे से लिखना है, बराबर दूरी बना के लिखना है। अब सवाल ये उठता है कि हम लिखें तो किन प्रश्नों को पहले लिखें। तो दोस्तों, मैं बता दूं, आपको जो प्रश्न सबसे अच्छा लग रहा है, जिस प्रश्न को आप अच्छे से हल कर पा रहे हैं, जो प्रश्न आपको अच्छे से मालूम है कि आप इसको अच्छी तरीके से ठीक ठाक हल कर लेंगे, कोई भी काट छाट नहीं होगा, तो आप उन्हीं प्रश्नों को पहले हल कीजिए। जो प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है, जिसको आप अच्छे से बना लेंगे, उसी प्रश्न को पहले बनाना है। और जिस प्रश्न में आपको कठिनाई लग रहा है, डाउट लग रहा है कि मैं इसको अच्छे से हल नहीं कर पाऊँगा, तो आपको उसको उसके बाद बनाना है। और सबसे लास्ट में आपको हल करना है जो प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है, उसको आपको लास्ट में हल करना ही है, क्योंकि आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। हो सकता है आपको लग रहा है कि मैंने गलत बनाया है, वो सही भी हो जाए, तो आपको सभी प्रश्न हल करना है, चाहे वो सही हो या गलत हो। लेकिन उन्हीं प्रश्नों को पहले हल करना है जो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, जिसको आप अच्छे से हल कर पाएंगे, और उसके बाद उन प्रश्नों को हल करना है जिसमें आपको कोई डाउट है, और लास्ट में जो प्रश्न आपसे नहीं बन पा रहा है उसको हल करना है। और अब बारी आती है प्रश्नों का उत्तर लिखने की। तो उस प्रश्न को हमको पहले लिखना है जिसका आंसर हमको अच्छे से मालूम है, जिस प्रश्न को हम अच्छे से हल कर पाएंगे उसी प्रश्न को पहले हल करना है।
तो जिस प्रश्न को हल करेंगे उसी का प्रश्न क्रमांक हमको लिखना है। कैसे लिखना है? उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 2, उत्तर क्रमांक 3, इस तरीके से हम उसका क्रमांक डालेंगे। अब हम पहले प्रश्न को पहले हल कर रहे हैं तो उत्तर क्रमांक 1 लिखेंगे। अब सादा करके दिया है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, उत्तर क्रमांक 1 आ, फिर ब है तो उत्तर क्रमांक 1 ब, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एक के बाद हमको पांचवा प्रश्न हल करना है तो उत्तर क्रमांक 5 करके एक पहले के बाद उसको दूसरा नंबर में भी लिख सकते हैं, या 10वां को हल करना है तो उत्तर क्रमांक 10 करके लिख सकते हैं। अर्थात किसी भी प्रश्न को हल करें, चाहे उसे किसी भी क्रमांक में हल करें, हमको प्रश्न का क्रमांक बदलना नहीं है। 10वें प्रश्न को पहले हल कर रहे हैं सबसे पहले नंबर में तो उसको उत्तर क्रमांक 1 न लिख करके उत्तर क्रमांक 10 लिखना है, क्योंकि उसका प्रश्न क्रमांक कितना है? 10 है। तो जिस प्रश्न को हल करेंगे उसी का उत्तर क्रमांक डालेंगे। 12 नंबर के प्रश्न को हल किया तो उत्तर क्रमांक 12। 12 के बाद कहीं हमको 7वें नंबर का प्रश्न हल करना है तो उत्तर क्रमांक 7 लिखेंगे। 7 के बाद कहीं दूसरे प्रश्न को हल करना है तो उत्तर क्रमांक 2 लिखेंगे। अर्थात प्रश्न का क्रमांक हमको चेंज नहीं करना है, उसी का क्रमांक डालना है। अब बारी आती है मैथ्स पेपर की, क्योंकि मैथ्स पेपर में हमको रफ कार्य की आवश्यकता होती है। तो आपको यदि रफ कार्य करना है तो आप पीछे के जो पेज है उसमें रफ कार्य कर सकते हैं और उसको लास्ट में काट देना है। जिस तरीके से हम लोग कट लगाते हैं दोनों तरफ से, ऐसे आड़ी तिरछे लाइन से कट कर देना है और ऊपर लिख देना है रफ कार्य, ताकि सामने वालों को लगे कि हाँ बच्चा यहाँ पर रफ कार्य किया है और इसको उसने काटा है। तो इस तरीके से हम मैथ्स पेपर में पेपर के लास्ट पेज में रफ कार्य कर सकते हैं। और अब बारी आती है सप्लीमेंट्री की। अधिकांश बच्चों की यह मानसिकता होती है कि सप्लीमेंट्री लेने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, सप्लीमेंट्री लेने वालों को भी उतना ही नंबर मिलता है और न लेने वालों को भी उतना ही नंबर मिलता है। जो जैसे हल किया है, यदि आप सप्लीमेंट्री नहीं लिए हैं और आपने सभी प्रश्न हल किए हैं और बहुत अच्छे से हल किए हैं तो आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल सकता है। जो सप्लीमेंट्री लिया है उससे भी बेहतर नंबर आपको मिलेंगे। आपने जैसा हल किया है वैसे आपको नंबर मिलेंगे। सप्लीमेंट्री लेने और या न लेने से नंबर कम ज़्यादा नहीं होता है। कुछ बच्चे सप्लीमेंट्री ले तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा जगह छोड़ छोड़ के लिख देते हैं, दो शब्दों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रख देते हैं। और कोई प्रश्न स्टार्ट करना होता है तो प्रश्न के लास्ट में और प्रश्न स्टार्ट करने के बीच जैसे वे उत्तर क्रमांक लिखते हैं वहाँ पर भी 4-5 लाइनें छोड़ देते हैं। इसी के कारण से वो सप्लीमेंट्री लेते हैं और वो कम प्रश्न हल कर पाते हैं, फिर भी सप्लीमेंट्री ले लेते हैं, लेकिन उसको उतना अच्छा नंबर नहीं मिलता क्योंकि उसने कम प्रश्न हल किए हैं। तो जो कम प्रश्न हल किया है उसको नंबर कम मिलेगा। तो सप्लीमेंट्री लेने या न लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आपने कितने प्रश्न हल किए और कैसे हल किए, क्योंकि जो आंसर शीट है वो हमारे सभी प्रश्नों के आंसर के लिए पर्याप्त होती है। और अब बारी आती है पॉइंट्स वाले आंसर की। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, अधिकांशतः जो सोशल साइंस है उसमें हमको पॉइंट में आंसर देना होता है। तो जो पॉइंट है उसको हमको अंडरलाइन कर लेना है ताकि वो चक से दिख जाए कि हाँ भाई ये पॉइंट है, इस टाइप से। तो पॉइंट वाले आंसर में हमको पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है। और इसके अलावा जो संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसमें हम लोग निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो निबंधों में हमको पॉइंट में आंसर देना होता है। तो इन पॉइंटों को हमको अंडरलाइन कर लेना है ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे और ये पता चले कि ये पॉइंट है। सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात यह है चिन्हों का सही उपयोग। हमको चिन्हों का सही उपयोग करना है। कहाँ पर अल्प विराम लगाना है, कहाँ पर अर्धविराम लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर कोष्ठक लगाना है। तो इन चिन्हों का उपयोग हमको अच्छे से करना है और जहाँ पर इसका उपयोग करना है वहीं पर करना है। तो चिन्हों के उपयोग के लिए हमको तो जो पत्र है, जो लेटर है, उनको हमको लिखने का अच्छे से अभ्यास करना होगा, तभी हमको पता चल पाएगा कि कहाँ पर अर्धविराम है, कहाँ पर पूर्ण विराम है, कहाँ पर अल्प विराम है। तो इसको लिखने का अभ्यास हमको अच्छे से करना है। या फिर इसके लिए आप मेरा और वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि पत्र कैसे लिखें। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं कि पत्र कैसे लिखें, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा पत्र लिखने के तरीके। या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जहां मैंने आपको उस वीडियो का लिंक दे दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि पत्र कैसे लिखें।
तो ये हुआ दोस्तों एग्ज़ाम में लिखने के तरीके। आपको इसी तरीके के और भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। मेरा यही उम्मीद है कि आपको टिप्स पसंद आए होंगे और आप इन टिप्स पर फॉलो करेंगे और अधिक से अधिक मार्क्स आप एग्ज़ाम में लाएंगे। थैंक यू।